वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स में चैप्टर डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 2A को। इससे पहले वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट जो चैप्टर था इसका इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें मैंने बताया था डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, और उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट अलग अलग ऑर्डर का बताया था, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। किस तरह से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है, किस तरह उसका वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, ये मैंने बताया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं ताकि एक्सरसाइज कर सके आप। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं डिटर्मिनेंट के दो और प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोनों प्रॉपर्टी हमें यहाँ से समझ में आएगा। ये क्या है कि जैसे इससे पहले मैंने जब डिटर्मिनेंट जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था 3x3 मैट्रिक्स का, उसको जो हम लोग ने एक्सपेंड किया था, यानी उसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया था, वो हम लोगों ने जो है फर्स्ट रो के हिसाब से उसका वैल्यू फाइंड आउट किया था। लेकिन मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हिसाब से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। किसी भी रो और किसी भी कॉलम को यूज़ करके हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैं बताने वाला हूँ कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट फ्रॉम एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हेल्प से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट रो से तो मैंने बता दिया है कि फर्स्ट रो से कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब अगर मान लीजिए हम लोग फर्स्ट कॉलम जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3, इस कॉलम के हिसाब से अगर हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ, इस डिटर्मिनेंट को हमने D मान लिया, एक्सपेंशन ऑफ D फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से हम कैसे निकालेंगे, तो D इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट A1 इंटू इसका जो कोफैक्टर होगा। तो A1 का कोफैक्टर कैसे आएगा, तो A1 ये रो और ये कॉलम को हम हटा देंगे, हाइड कर देंगे, तो बचेगा ये वाला B2 B3 C2 C3, ये इसके साथ इसको इंटू करना पड़ता है। ठीक है, ये जो बचेगा ये कोफैक्टर हो गया इसका, और उसके बाद माइनस क्यों, साइन का मैंने बता दिया यहाँ पे। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम के हिसाब से चलेंगे तो A1 के बाद A2 है, A2 में साइन कौन सा लगेगा, माइनस वाला, तो माइनस यहाँ पे A2 इंटू माइनस हो जाएगा, और उसके बाद A2 इंटू करेंगे A2 जो इसका रो और इसका कॉलम को यहाँ पे हम लोग हाइड कर लेंगे, हटा दें इसको, तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, B1 C1 B3 C3। ठीक है, इस रो को और इस कॉलम को हम लोग हाइड कर देंगे, छुपा देंगे इस तरह से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस A2 के साथ। फिर तीसरा जो है फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट A3 है, तो प्लस A3, क्योंकि यहाँ जो तीसरा साइन प्लस है, प्लस A3 इंटू, और उसके बाद तीसरा एलिमेंट है तो इसका रो और इसका कॉलम को अगर हम हाइड करेंगे तो ये और ये हाइड हो जाएगा, तो फिर बचेगा ये डिटर्मिनेंट इंटू करेंगे B1 C1 B2 C2, ये। तो इस तरह से फर्स्ट कॉलम के हिसाब से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद इसे तो हमें पता है कि किस तरह से करते हैं, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, इस तरह से किया जाता है। आगे इस तरह हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम मान लीजिए इसको किसी और रो, जो जैसे फर्स्ट रो है इसी तरह मान लीजिए सेकेंड रो या थर्ड रो से अगर हम निकालना चाहें, मान लीजिए सेकेंड रो के हिसाब से अगर हम इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना चाहे तो क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ D फ्रॉम सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेकेंड रो A2 B2 C2 है, ये सेकेंड रो है, उसमें साइन लगेगा माइनस प्लस माइनस, तो पहले A2 के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस A2 इंटू, अब A2 को अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो A2 का रो और A2 का कॉलम यहाँ पे हाइड करना पड़ेगा, तो फिर आएगा B1 C1 B3 C3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A2 के साथ। ठीक है, B1 C1 B3 C3। उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है वो है B2 है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट B2 है, B2 यहाँ प्लस हो जाएगा उसके साथ प्लस, और इसका रो और इसका कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या आएगा, A1 A3 C1 C3, तो B2 के साथ ये इंटू होगा, फिर माइनस क्यों, क्योंकि जो तीसरा एलिमेंट है C2 यहाँ पे माइनस साइन होगा उसके साथ, और फिर इसका रो और इसका कॉलम को हाइड करेंगे तो फिर A1 B1 A3 B3 बचेगा, ये C2 के साथ इंटू होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ देखें कि जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो किस तरह से है, कि जैसे अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम के हिसाब से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का A1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 के कोफैक्टर के साथ, क्योंकि A1 का कोफैक्टर ये है,
और कोफैक्टर में साइन होता है प्लस या माइनस। यहाँ जो प्लस साइन हम बोलते हैं, माइनस प्लस साइन जो है A1 के साथ, ये प्लस और माइनस साइन जो ये कोफैक्टर का साइन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो है माइनर है, A1 का माइनर है ये वाला, और उसके साथ जो प्लस साइन यूज़ हुआ है, तो जब इसके साथ प्लस साइन यूज़ हो जाएगा तो ये बन जाएगा उसका A1 का कोफैक्टर, ठीक है। तो A1 किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है? A2 है। A2 के साथ हमने क्या लगा दिया? माइनस। तो एक्चुअली में A2 के साथ माइनस हम जो लगा रहे हैं, ये माइनस इसके कोफैक्टर के लिए है, ठीक है, क्योंकि A2 के साथ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाला, ये A2 का माइनर है, और उसके साथ जब ये साइन लग जाता है माइनस साइन, तो ये बन जाता है A2 का कोफैक्टर। मैंने माइनर और कोफैक्टर में ये चीज़ क्लियर बताया था। तो ये जो है ये A2 का क्या हो गया? माइनर, और उसके साथ जब ये माइनस साइन है साथ में, तो ये हो गया A2 का कोफैक्टर। तो A2 मल्टीप्लाई होता है अपने कोफैक्टर के ही साथ, ठीक है। अगर यहाँ प्लस लिखें हम, यहाँ अगर हम प्लस लिख दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इंटू माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि A2 अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअली में A1 अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ तीसरा जो है A3 भी जो है अपने, ये जो माइनर हो गया उसके साथ प्लस साइन जब यूज होगा, प्लस साइन, तो ये बन जाएगा उसका कोफैक्टर। तो A3 अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आता है कि आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट जो आप ले रहे हैं उसको उसके कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उन सब को जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया उन सभी को हम लोग प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। क्यों जोड़ देते हैं? जैसे आप देखें यहाँ पर, आप बोलेंगे यहाँ माइनस है सर, तो एक्चुअली में ये माइनस इसके कोफैक्टर के लिए, और अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके और उसके बाद जोड़ते हैं, उनका सम निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फ्रॉम अबव वी सी दैट डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आता है। जैसे मान लीजिए ये A1, A2, A3 जो पहला कॉलम का एलिमेंट है, A1 मल्टीप्लाई हुआ अपने कोफैक्टर के साथ, यहाँ कैपिटल A1 मैंने लिखा, A1, A2 और A3 इसको हमने कहा A1 और A2 और A3 का कोफैक्टर, ठीक है। इस तरह अगर हमने लिखा तो डिटर्मिनेंट कैसे आता? A1 अपने कोफैक्टर कैपिटल A1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, A2 अपने कोफैक्टर A2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और A3 अपने कोफैक्टर A3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और सभी को जब हमने ऐड कर दिया तो आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये A1 एक्चुअली में यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला, ये कैपिटल A1 है, समझ लीजिए, ठीक है, ये इसका कोफैक्टर है। तो डिटर्मिनेंट कैसे आता है कि कोई भी आप रो या कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद प्लस कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है। दूसरे में हमने जैसे यहाँ पे देखा, सेकेंड रो के हिसाब से हमने निकाला, तो यहाँ पर भी A2 अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ A2 के साथ, B2 अपने कोफैक्टर B2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, C2 अपने कोफैक्टर C2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। कैपिटल सब इसको कैपिटल में हम लोगों ने लिखा, ठीक है। वेयर A2, B2, C2 आर कोफैक्टर्स ऑफ A2, B2 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक नोट तैयार किया, वो नोट क्या है? इफ़ यू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? विद देयर कोफैक्टर्स, उसके कोफैक्टर के साथ, देन द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, फिर उन लोग का जो प्रोडक्ट लिया हमने, उसका एलिमेंट उसका कोफैक्टर, उन सभी को हम लोगों ने एलिमेंट उसका कोफैक्टर, इन सभी का हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसका सम लिया, एंड देन द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो उनका जब सम लेंगे तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट के वैल्यू के साथ इक्वल होगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए ये पहला कॉलम का एलिमेंट है A1, A2, A3, तो अपने कोफैक्टर A1, A2, A3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। या मान लीजिए B1, B2, B3 है जो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर उनको ऐड कर देंगे। या मान लीजिए C1, C2, C3 तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह से एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह रो का हिसाब से लेंगे तो भी होगा, ये सेम बात है, ठीक है। मान लीजिए पहला रो में जो एलिमेंट है A1, B1, C1 हो, तो A1 इंटू अपना कोफैक्टर A1
प्लस B1 अपना कोफैक्टर B1, C1 तीसरा एलिमेंट है पहला रो का और उसका कोफैक्टर C1, तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नोट पे। दूसरा नोट ये है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को, उसके एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके अगर उनका सम लेंगे, उनका ऐड करके लेंगे तो वो ज़ीरो होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखा और इसको फिर हम लोग अभी चेक कर लेंगे कि ये सही है या गलत है। इफ़ यू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम, अगर हम लोग किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को दूसरे किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट विल बी जीरो, तब उनका जो प्रोडक्ट का जो सम है, उनका जो प्रोडक्ट है उनका जो सम है वो जीरो होगा हमेशा। तो जैसे ये मान लीजिए A1 B1 C1 ये पहले रो का एलिमेंट था, पहले रो का एलिमेंट, लेकिन ये जो कोफैक्टर है A2 B2 C2 ये दूसरे रो का कोफैक्टर है, दूसरे रो का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है। तो इसके साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका सम लेंगे तो जीरो होगा हमेशा। इसी तरह मान लीजिए A1 B1 C1 पहले रो का एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करें A3 B3 C3 यानी तीसरे रो के कोफैक्टर के साथ, तीसरे रो के जो एलिमेंट है उनका कोफैक्टर के साथ, तो भी ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए A1 A2 A3 ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करें B1 B2 B3 यानी जो है तो ये दूसरे कॉलम का कोफैक्टर है, दूसरे कॉलम में एलिमेंट है B1 B2 B3 है, तो उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी जीरो होगा। इसी तरह से बाकी और भी होगा। ठीक है, हम लोग इसको वेरीफाई करके देखेंगे कि ये सही है या गलत है, ऐसा होता है या नहीं होता है, तो वी विल वेरीफाई इट, हम लोग चेक करेंगे। मान लीजिए डिटर्मिनेंट हमने लेंगे थर्ड ऑर्डर का A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। चलिए फर्स्ट वाला चेक कर लेते, बाकी आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। मान लीजिए A1 B1 C1 पहला जो रो है A1 B1 C1 पहला रो का एलिमेंट हमने लिया और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं A2 B2 C2 यानी जो दूसरा रो है A2 B2 C2 दूसरा रो के कोफैक्टर के साथ, वो कैपिटल माने कोफैक्टर है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 देखते हैं ये जीरो आता है या नहीं। तो A1 हो गया, A2 हो गया सेकेंड रो का जो ये पहला एलिमेंट है A2 इसका कोफैक्टर हुआ A2, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसके रो और कॉलम को हाइड करें, इसका रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो ये आएगा B1 C1 B3 C3 आएगा। और इसमें साइन कौन सा लगेगा, माइनस साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे होता है ना प्लस माइनस प्लस होता है, ये इस तरह से लेंगे माइनस प्लस माइनस, इसके तीनों कोफैक्टर लेना पड़ेगा। तो पहला वाला जो A2 इसका कोफैक्टर में माइनस साइन होगा, माइनस ये A1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस B1 मल्टीप्लाई होगा B2 के कोफैक्टर, B2 यानी ये B2 है, B2 का कोफैक्टर क्या होगा, इसका रो इसका कॉलम को हाइड करें तो A1 A3 C1 C3 होगा और उसमें प्लस साइन होगा, तो प्लस हमने नहीं लिखा, ये उसका डिटर्मिनेंट प्लस साइन। ठीक है, प्लस C1 इंटू C2 का कोफैक्टर यानी C2 ये है, C2 का कोफैक्टर क्या होगा, इसका रो इसका कॉलम को हाइड करेंगे तो इसका रो और कॉलम हाइड करेंगे तो A1 B1 A3 B3 आएगा, A1 B1 A3 B3 और इसमें माइनस साइन होगा क्योंकि यहाँ C2 है माइनस। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस A1 इंटू ये कितना होगा B1 C3 माइनस C1 B3 या B3 C1। ठीक है, प्लस B1 इंटू ये क्या होगा A1 C3 माइनस A3 C1, फिर पहले ये माइनस इसके साथ इंटू जगह माइनस प्लस माइनस C1 और ये कितना होगा A1 B3 और B1 A3 B1। ठीक है, या B1 A3 एक ही बात है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, माइनस A1 B1 C3 माइनस माइनस प्लस A1 B3 C1, फिर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा A1 B1 C3 प्लस माइनस माइनस A3 B1 C1, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस A1 B3 C1 माइनस माइनस प्लस A3 B1 C1।
ये होगा। अब यहाँ से अब देखिए A1 B1 C3, A1 B1 C3, तो ये कहाँ पर है, A1 B1 C3 प्लस में और ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। A1 B3 C1, ये कहाँ पे है, A1 B3 C1, ये माइनस में ये प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। और ये अब देखिए ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह आप सिमिलरली वी कैन वेरीफाई दी अदर्स, बाकी भी आप चेक करके देख सकते हैं इस तरह से कि अगर आप मान लीजिए ये A1 B1 C1 जो पहला रो है उसके एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया A3 B3 C3, यानी A3 B3 C3 तीसरे रो के कोफैक्टर के साथ, तो वो भी 0 होगा। इसी तरह आप चेक करके देख सकते। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहते हैं तो क्या करना होगा, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0। यही 2 हमें पॉइंट जानना है, क्यों, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने ये पॉइंट बता दिया। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में आज हम करेंगे सिर्फ MCQ और शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का, ठीक है। पहले MCQ है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सिंपल जो जिस तरह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो के हिसाब से निकालते हैं उसी तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट रो के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो A इंटू क्या होगा, इसका कोफैक्टर, यानी इसको इस रो को हटाएंगे तो इस कॉलम को, तो B और BC होगा, तो B इंटू C होगा BC माइनस B इंटू B होगा B स्क्वायर। फिर सेकेंड एलिमेंट लेंगे, इसमें माइनस साइन आएगा, माइनस B इंटू इसका रो इसका कॉलम को हटाएं तो A और BC आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, A इंटू C AC माइनस B इंटू AB। फिर तीसरा एलिमेंट, इसमें प्लस साइन होगा, प्लस A, इसका रो इसको कॉलम को हटाएंगे तो ये आएगा AB A इंटू B होगा और B इंटू A होगा, A इंटू B माइनस B इंटू A यानी AB अगेन। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करें ABC होगा माइनस AB स्क्वायर होगा, यहाँ पे करेंगे माइनस ABC होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस AB स्क्वायर होगा, और यहाँ AB से भी माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 0 इंटू A 0 हो जाएगा प्लस 0। यहाँ से देखिए ये भी ये माइनस AB से प्लस AB से कैंसिल, और माइनस AB को प्लस AB स्क्वायर कैंसिल, 0 हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा C, ऑप्शन C। अच्छा, इसके आगे हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे डिटर्मिनेंट का, वहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट का, उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम, 2 कंसेक्यूटिव रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो पहला कॉलम है सेकेंड कॉलम, ये दोनों आप देख रहे हैं कि उसमें तीनों वैल्यू, इसमें भी तीनों वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना, A और B। इस तरह किसी भी 2 या 2 कॉलम का अगर सेम इस तरह वैल्यू आता है, सेम रहता है, तो फिर उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ एक्चुअली यहाँ से ये है कि 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए, यहाँ पे 2 ये कॉलम और ये कॉलम सेम नहीं है, लेकिन इसको हम लोग आगे प्रॉपर्टी में देखेंगे सेम हम लोग बना सकते हैं। A कॉमन लेकर के B कॉमन लेके, तो यहाँ से 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ B 1 1 1 हो जाएगा, सब दोनों कॉलम सेम हो जाएगा, ठीक है। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर दूसरा जो है द एक्सप्रेशन x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 व्हेन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इट विल बी। कहा जा रहा है इसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के हिसाब से लिखे तो कौन सा डिटर्मिनेंट होगा इनमें से। तो देखिए हमें तो पता है कि ये जो पहला एलिमेंट होता है, पहला यहाँ पे पहला और यहाँ पे पहला, ये किसी रो का होगा या किसी कॉलम का होगा, डेफिनेटली यही होगा। हम लोग उसी तरह से एक्सपेंड किया था। तो x1 x2 x3 ये देखिए आप हर एक कॉलम में है ना। अगर हम कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे आपको लग रहा है माइनस है, यहाँ माइनस है, ये तो ठीक है चले।
तो हम लोग कॉलम के हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि किसी भी रो में इस तरह नहीं है x1 x2 x3, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y1 है ना, इस तरह से। तो ये किसी कॉलम में, तो कॉलम के हिसाब से हम देखेंगे। अब देखना ये है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन, तीनों जगह प्लस साइन तो होता नहीं है, क्योंकि जब हम लोग डिटर्मिनेंट को के हमने साइन को लिखा था तो किस तरह लिखा था, प्लस माइनस प्लस, है ना, उसके बाद है माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस। तो आप देखेंगे कि पहला अगर प्लस साइन है तो दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, इस तरह, या पहला माइनस है तो फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, लेकिन यहाँ तीनों प्लस है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये प्लस है, ये प्लस है तो बीच वाला माइनस साइन होगा, और अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो बीच वाला तब प्लस होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, अगर x1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 माइनस y3। अगर आप देखेंगे यहाँ डिटर्मिनेंट को, अगर आप देखेंगे ये सेकंड वाला ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो x1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका रो इसका कॉलम को हटाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y2 y3 1 1, तो y2 1 से मल्टीप्लाई होगा और y3 1 से मल्टीप्लाई होगा, y2 माइनस y3 होगा, ये होगा, ठीक है, इसमें हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे इसी के हिसाब से अगर x2 को देखेंगे तो x2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका रो इसको कॉलम को हटाएं तो y1 1 y3 1, तो y1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और y3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो y1 माइनस y3 होगा, y1 माइनस y3, लेकिन उसी को घुमा के लिखा है y3 माइनस y1, मतलब यहाँ से एक माइनस कॉमन लिया है और उसके बाद उस माइनस को यहाँ जो माइनस आने वाला था, क्योंकि यहाँ सेकंड वाला में माइनस होगा तो उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ही ये प्लस हो गया है। तो एक्चुअली में ये जो है ये इस डिटर्मिनेंट, इसको जब हम लिखेंगे तो यही डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। फिर x3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका रो इसका कॉलम को हटाएंगे तो y1 1 y2 1 होगा, y1 1 से मल्टीप्लाई होगा y1 होगा, y2 1 से मल्टीप्लाई होगा y2 होगा, बीच में माइनस होगा, ये होगा। तो इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के हिसाब से लिखेंगे तो होगा ऑप्शन बी सही होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था डिटर्मिनेंट का वहीं सेम है। ये एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, a1 b1 c1 जो उसका कोफैक्टर है, एलिमेंट किसका, a1 a1 का होगा, b1 b1 का होगा, c1 c1 का होगा। तो बड़ा d विल बी, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कौन सा होगा। तो जैसे मैंने बिल्कुल इजीली बताया कि किसी भी एलिमेंट को किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बी हो, c1 है तो इसका कोफैक्टर c1 है, c2 है तो इसका कोफैक्टर c2, c3 है तो इसका कोफैक्टर c3, यानी तीसरे कॉलम के हिसाब से। तो ये होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब बाकी में आप देखेंगे तो ऐसे a2 है तो अपने a2 b2 और c3, a2 b2 c2 है, यानी सेकेंड रो है, सेकेंड रो का एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा, c2 c2 c2, यानी तीसरे के c2 c2 और c2, यानी किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देखें a2 b2 c2, a2 b2 c2 ये सेकेंड रो का एलिमेंट है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, c2 c2 c2, यानी जो है ये इस सिर्फ एक ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, कुछ और भी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई तो ये भी नहीं होगा, ये भी जीरो आ जाएगा इस टाइप से, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं होगा। यह भी देखेंगे a2 b2 c2 और कोफैक्टर किसी और रो या कॉलम का है ना, a1 b1 c1, ये नहीं पहले वाले कॉलम का कोफैक्टर है तो ये भी जीरो हो जाएगा। a1 a2 a3 ये पहला कॉलम का एलिमेंट है, b1 b2 b3, b1 b2 b3 यानी सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, जिसमें उसी कॉलम का एलिमेंट है और उसी कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। चौथा है स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन है ए डिटर्मिनेंट हैज़ गॉट ए डेफिनेट वैल्यू, एक डिटर्मिनेंट का एक डेफिनेट वैल्यू होता है, ये बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेंट का आप जब वैल्यू निकालते हैं कोई भी नंबर आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, उसका एक डेफिनेट वैल्यू होता है, तो ये सही है। बाकी सब देखेंगे तो ये सब रॉन्ग है, मैं एक एक के बारे में बता दे रहा हूँ। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज इन ए गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, बोला किसी एक एलिमेंट का कोफैक्टर उसके माइनर के साथ इक्वल होता है। देखिए कोफैक्टर और माइनर कभी इक्वल कब होगा, जब प्लस साइन होगा, है ना, मैंने बताया था इससे पहले इंट्रोडक्शन में। माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ साइन का फ़र्क है, माइनर और कोफैक्टर
कब दोनों इक्वल होगा, जब प्लस साइन होगा, या फिर कोफैक्टर और माइनर ये सब सेम कब नहीं होगा, जब माइनस साइन होगा, तब कोफैक्टर में माइनस साइन आ सकता है या प्लस साइन आ सकता है। अगर प्लस साइन है तो माइनर कोफैक्टर दोनों सेम है, और अगर माइनस साइन आ गया कोफैक्टर में तब तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोफैक्टर और माइनर हमेशा सेम होता है, ये गलत है। कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, प्लस होगा तो सेम होगा, माइनस होगा तो सेम नहीं होगा। अगला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहा जा रहा है एक डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें यानी उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये गलत है। आगे प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट के अगर रोज और कॉलम्स को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, रोज को कॉलम बना दे, कॉलम को रोज बना दे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर चेंज होता तो ये गलत है। इफ़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माने सेम, तो बोल रहा है अगर एक डिटर्मिनेंट का पहला रो और पहला कॉलम अगर सेम हो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ जीरो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। ये गलत है। किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो उस वक्त होगा जब उसका दो रो या दो कॉलम उसका सेम होगा, तब जीरो होगा उसका वैल्यू। एक रो और एक कॉलम सेम होने से वो जीरो वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बी, सी और डी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही है। पूरा मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आप समझ सके कि बाकी जो है वो गलत या फॉल्स होने का क्या रीज़न है। ओके, अच्छा, नंबर 5 लास्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज। कहा जा रहा है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे, अब 2 ऑर्डर का ले या 3 ऑर्डर का ले, और उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या होगा। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 1 होता है। इसको मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। I2 क्या होता है 1 0 0 1 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 × 1 माइनस 0 × 0, 1 माइनस 0 1 होगा। अगर 3 ऑर्डर का लेंगे 3 × 3 I3 लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी इसका ये होता है 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा 1, अगर फर्स्ट रो के हिसाब से निकाले 1 × इसका रो इसका कॉलम हटा दे, इसका रो कॉलम हटा दे, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 0 × 0, 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0, ये होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस 0 लगेगा 0 × उसके बाद इसका रो इसका कॉलम हटा देंगे तो ये 0 0 0 1 होगा, तो 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 × 1 0 माइनस 0 × 0 0, फिर तीसरा लेंगे तो प्लस उसके बाद 0, और उसके बाद इसका रो इसका कॉलम हटा दे तो ये आएगा 0 1 0 0, तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 × 0 0 माइनस 0 × 1 0। एक चीज़ और यहाँ पे देखें, 1 के साथ जो होगा वही जो वैल्यू होगा, बाकी 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होना ही है, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे 0 होगा, तो 1 × यही वाला पार्ट होगा, 1 माइनस 0 1 होगा, 1 × 1 1, और बाकी 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस 0 प्लस 0 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर का ले उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। ओके, यहाँ एक बात और बता दूँ, इस तरह का हमें बार बार डिटर्मिनेंट आगे फाइंड आउट करने के लिए आएगा, जिसमें एक रो या कॉलम में हम देखेंगे 2 0 है और एक में वैल्यू है यानी अदर देन 0, तो वहाँ पे जस्ट हमें इसका वैल्यू निकालेंगे 1 × जिसके साथ करना करेंगे, और उसके बाद बाकी दो में हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वैल्यू अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से जो भी आएगा, अगर 0 से मल्टीप्लाई होने वाला वो 0 ना हो तो भी ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0 × समथिंग 0 ही हो जाएगा, इसलिए बाकी दो निकालना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो नॉन जीरो वैल्यू है उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसको निकाल के देखेंगे क्या वैल्यू आता है। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब ये डिटर्मिनेंट का शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से। तो जैसे पहला है कि इफ़ डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये दिया है गिवन इक्वल टू 10, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे निकालेंगे, 3x × 4 हो जाएगा, 2 ऑर्डर का है ना, 3x × 4 4 × 12 है ना, 3 × 4 12x माइनस 7 × 2 हो जाएगा, 7 × 2 14 माइनस 14 हो जाएगा, ये हो गया डिटर्मिनेंट इक्वल टू 10 होगा। यहाँ से 12x इक्वल टू माइनस 14 इधर आएगा,
+14 इंटू 10 हो जाएगा 24। 12 से इसको काट दे 24 को, 12 दूना 24, 2 आ जाएगा। ठीक है, x = 2, ये हो गया आंसर। इजी है। दूसरा जो क्वेश्चन है इस टाइप का है, दिया हुआ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ a = दिस, हमें दिखाना है शो दैट, शॉर्ट में मैंने ST लिखा, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × a = 2 × डिटर्मिनेंट a। तो देखें चेस्टोन, यहाँ पे जो है यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पे जो है शो दैट लिखा हुआ है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 = 2 × डिटर्मिनेंट a। यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर होगा एक्चुअली में। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा। ये आगे प्रॉपर्टी में मैं बताऊंगा, इसके आगे जो चैप्टर है ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ एक्चुअली में होगा 2 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले LHS और RHS यहाँ प्रूव करके दिखाना है। LHS में है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, मतलब पहले मैट्रिक्स A है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, इसका मैट्रिक्स होगा जस्ट ये 2 लाइन को हटा के इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे तो मैट्रिक्स हो गया 1 2 4 2। अब 2a निकालेंगे यानी मैट्रिक्स a × 2, तो 2 × दिस मैट्रिक्स होगा। 2 से सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो 2 × 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये हो गया। ये हो गया 2a, मैट्रिक्स 2a। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना, LHS से 2a का डिटर्मिनेंट यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये कितना होगा, 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा, 2 चौके 8 माइनस 8 चौके 32 हो जाएगा। 8 माइनस 32 से कितना हो गया, -24 होगा, है ना। और RHS में क्या है, RHS में होगा 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट a, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट a मतलब a का डिटर्मिनेंट, ये a डिटर्मिनेंट ये सेम है 1 2 4 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा इंटू 1 × 2 2 माइनस 4 × 2 8 होगा। ये कितना हो जाएगा, -6 × 4 होगा। तो कितना हो गया, -24, सेम आ गया -24 देयरफॉर LHS = RHS प्रूव्ड। ओके, इसका प्रॉपर्टी अगर मैं अभी बता दूं ये क्यों ऐसा होता है, तो देखें जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिस एलिमेंट के साथ, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, उसके जितना रो या जितना कॉलम है उसका उतना ही पावर आ जाता है उस एलिमेंट, वो एलिमेंट बाहर आ जाएगा और उसका पावर उतना हो जाएगा। जैसे इसमें 2 रो है या 2 कॉलम है, तो ये जो जिसके 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था हर एक एलिमेंट को, तो ये 2 का जो है पावर 2 हो जाएगा, जितना रो या जितना कॉलम रहता है उस हिसाब से। अगर ये 3 × 3 मैट्रिक्स होता तो 2 का पावर 3 होता। ये इसका असल प्रॉपर्टी है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट। ये आया है CBSE में 2008 में, इसको भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + IB, i होता है, i क्या होता है, √(-1) होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब देख सकते हैं ये जो है इसका कॉन्जुगेट ये है, ये इसका कॉन्जुगेट है ना, हमें पता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करेंगे उसका कॉन्जुगेट होगा। और जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, उसका मोड वैल्यू होता है ये a + IB, a - IB से मल्टीप्लाई होगा। जैसे a² - b² होता है, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगा a² + b² रिटर्न करेगा, ये वैल्यू होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a² + b², क्यों, a² तो होगा माइनस, जब इसका होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे b² होगा, माइनस i का भी स्क्वायर होगा ना, i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1 यानी -1, और यहाँ माइनस जब इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा वो। तो डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -c एंड c यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा c² -c² होगा, और यहाँ पर हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा तो +d² होगा। अच्छा ठीक है, ये +d² होगा, सॉरी -d² होगा। अब देखिए कितना होगा, a² + b², माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -+c² -d², ये हो जाएगा आंसर इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ एक्स यानी एक्स से ज़्यादा वैल्यू होगा। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो कितना होगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 4x होगा। फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये 9x होगा, और माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 9x इक्वल टू 3 होगा। ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है 2x स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों कितना हो जाएगा -4x प्लस 9x प्लस 5x एंड -3 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6, 6 को तोड़ना है 5 लाना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 6x माइनस 6 हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे हम यहाँ से 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ से हम कॉमन लेंगे x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस से 3 तो -3 एक वैल्यू आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे आइदर और करके तो ये हो जाएगा 1/2। ये 2 वैल्यू यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन है शो दैट cos 15 sin 15 sin 75 cos 75 इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट है, इसको वैल्यू निकाले। cos 15 इंटू cos 75 होगा cos 15 इंटू cos 75 माइनस sin 15 इंटू sin 75 होगा sin 15 इंटू sin 75। अब देखिए यहाँ से आप क्या करें, किसी एक को चेंज कर ले, चाहे इसको चेंज कर ले चाहे इसको चेंज कर ले, दोनों सेम आएगा और माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम चेंज कर सकते हैं। cos 15 है तो ये कितना होगा sin, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 माइनस 15 होगा यानी sin 75 होगा, 90 माइनस 15 हो जाएगा। और cos 75 तो साइन में चेंज होगा तो sin 90 माइनस 75 होगा। और इसको इसी तरह रहने दे, sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री। ये कितना हो गया sin 75 इंटू साइन ये हो जाएगा 15। यहाँ सेम चीज़ है sin 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, दोनों सेम हो गया, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटू में तो हो सकता है, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एक और बनाएंगे हम 6 का 1 वाला। ये दिया हुआ, यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये एक डिटर्मिनेंट है इक्वल टू, ये एक डिटर्मिनेंट है, तो हम इसका वैल्यू निकाल ले। ये कितना होगा 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 5 20, 2 माइनस 20। ये कितना होगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस ये 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। तो यहाँ से देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा -18, ये 2x स्क्वायर माइनस 24, और इसको इस तरफ से लिखिए, इसको 2x स्क्वायर माइनस 24, इसको इधर लिख लें, इसको साथ में अगर हम करेंगे इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो +18 होगा इक्वल टू 0। इसको हमने एक साथ घुमा के लिख लिया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, 2 से काट दे 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का रूट हो जाएगा ±√3। तो x का वैल्यू आएगा ±√3 आंसर। ओके, इसके बाद इसका जो सेकंड है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है ये 3 ऑर्डर का सब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 1 7 8 9 10, ठीक है। या जो सिंपल रूल है उस किसी भी एक रूल से आप यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं भी इसमें से 1-2 बता दूंगा, जैसे 11, और आगे का मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।